तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने टेबल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही कुछ शानदार भूगोल के आर्टिकल्स और टॉपर विद्यार्थियों के नोट्स भी हैं। एकदम सही। तो मिशन बहुत साफ है आज का। भारत के प्रमुख नदी बांधों का जो डेटा है ना, मतलब उनकी लंबाई, ऊंचाई, नदियां, राज्य और स्थापना वर्ष, ये सब। ये डेटा याद रखना तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ, और हमारा उद्देश्य आज इस बिखरे हुए और उबाऊ लगने वाले डेटा को डिकोड करना है, ताकि परीक्षा हॉल के दबाव में कोई भी तथ्य गलत ना हो। सही कहा, क्योंकि तथ्यों को सिर्फ रटना कोई उपाय नहीं है, उन्हें तार्किक रूप से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और परीक्षा हॉल में जब सामने 4 विकल्प होते हैं ना, तो रटा हुआ डेटा अक्सर धोखा दे जाता है। दिमाग एकदम भ्रमित हो जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पर था। हाँ, और इसीलिए अगर दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर हो, मतलब एक मेंटल मैप हो, ये समझने के लिए कि कोई विशेष बांध उसी विशिष्ट स्थान पर क्यों बनाया गया है, तो तथ्य अपने आप जुड़ जाते हैं। उसकी भौगोलिक मजबूरी क्या थी, ये जानना जरूरी है। तो इस तार्किक श्रृंखला को जोड़ने के लिए सबसे पहले उस अचूक मेमोरी मास्टर ट्रिक को टेबल पर रखते हैं। हाँ, जो हमारे कई रिसर्च नोट्स में बार बार सामने आई है। बिल्कुल, वो ट्रिक है भा ही टी ना को तू। सुनने में ये शायद किसी प्राचीन मंत्र जैसा लग सकता है। अरे हाँ, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन वास्तव में ये उन 6 सबसे महत्वपूर्ण बांधों की चाबी है जो बार बार पूछे जाते हैं। भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, नागार्जुन, कोयना और तुंगभद्रा। भा ही टी ना को तू। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। ये न सिर्फ 6 विशाल संरचनाओं को एक सूत्र में पिरोता है, बल्कि ये हमें नक्शे पर एक भौगोलिक यात्रा भी करवाता है। भौगोलिक यात्रा से मतलब? जैसे उत्तर के पहाड़ों से शुरू होकर पूरब के मैदानों और फिर दक्षिण के पठारों तक की यात्रा। एक मिनट, यहाँ मुझे एक उलझन है। जब हम उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो ट्रिक का पहला अक्षर भा यानी भाखड़ा नांगल बांध है। बिल्कुल सही। 60 के दशक की बात करें तो हमारे सामने हरित क्रांति का दौर आता है और किताबों में सारा श्रेय हाई ईल्ड बीजों और उर्वरकों को दिया जाता है। हाँ, आमतौर पर यही पढ़ाया जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाखड़ा नांगल के बिना वो उन्नत बीज किसी काम के नहीं थे? क्या ये बांध वास्तव में उस क्रांति का असली कारण था? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब 1963 में स्थापित भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलुज नदी पर स्थित है, वो केवल 226 मीटर ऊंची और 518 मीटर लंबी कंक्रीट की एक दीवार नहीं है। हाँ, सिर्फ एक दीवार तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। उन्नत बीजों को पनपने के लिए भारी मात्रा में और नियंत्रित पानी की आवश्यकता थी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे खेतों तक बिना इस बांध के पानी पहुंचना असंभव था। मतलब भाखड़ा नांगल ने न केवल उस पूरे क्षेत्र की कृषि का कायाकल्प किया, बल्कि भारी मात्रा में पनबिजली से औद्योगिकरण की नींव भी रखी। एकदम सही। पर परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा आती है। कैसी दुविधा? जब सामने खाली नक्शा होता है तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की सीमाएं काफी करीब और उलझी हुई लगती हैं। हाँ, ये तो है। तो नक्शे पर भाखड़ा और हमारी ट्रिक के तीसरे अक्षर टी यानी टिहरी बांध को सटीकता से कैसे पहचाना जाए? क्योंकि दोनों ही उत्तर भारत में हैं और दोनों ही ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। खाली नक्शे पर तो सब एक जैसा लगता है। इस दुविधा को हल करने के लिए ना, नदियों के भूगोल और उनके उद्गम को समझना होगा। मेंटल मैप बनाते समय। हाँ, तो सतलुज नदी के पश्चिमी झुकाव पर ध्यान देना चाहिए। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बिल्कुल सीमा पर स्थित है, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की तरफ है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जगह है जहां नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करने वाली होती है। वहीं जब हम टिहरी की बात करते हैं तो हमें पूरब की ओर जाना होता है। हाँ, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के काफी अंदर, जहां भागीरथी नदी बहती है। भागीरथी का बेसिन भाखड़ा की तुलना में अधिक पूर्वी और गहरा पहाड़ी है। तो नक्शे का सीधा सा नियम है, पश्चिमी झुकाव दिखे तो सतलुज और भाखड़ा, और पूर्वी गहरा पहाड़ी हिस्सा दिखे तो भागीरथी और टिहरी। बिल्कुल सटीक। टिहरी की बात करें तो इसका नाम सुनते ही ऊंचाई शब्द दिमाग में गूंजने लगता है। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है 260.5 मीटर की ऊंचाई, ये लगभग एक 80 से 85 मंजिला इमारत के बराबर है। पर यहाँ एक तकनीकी सवाल उठता है मेरे मन में। जी, पूछें।
हिमालय तो एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है ना? सिस्मिक जोन जिसे कहते हैं। हाँ, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। तो इतने खतरनाक इलाके में भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाने के पीछे क्या इंजीनियरिंग लॉजिक हो सकता है? ये वास्तव में एक इंजीनियरिंग चुनौती है, लेकिन भूगोल ही इसका समाधान भी देता है। अच्छा, वो कैसे? 2006 में स्थापित टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 575 मीटर है। हिमालय की घाटियां वी आकार की होती हैं, बहुत गहरी और संकरी। तो वहां पानी का बहाव बहुत तेज होता होगा। बिल्कुल, पानी को रोकने और उससे भारी मात्रा में बिजली पैदा करने के लिए ऊंचाई ही एकमात्र विकल्प बचता है वहां। और भूकंप के खतरे का क्या? उससे निपटने के लिए इसे एक विशेष रॉक फिल्ड डिजाइन दिया गया है जो झटकों को सोखने का काम करता है। अरे वाह! और ये बांध भारी मात्रा में पनबिजली तो पैदा करता ही है, साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए पीने का पानी का मुख्य स्रोत भी है। बिल्कुल सही। अब यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उत्तर भारत के पहाड़ों से नीचे उतरने का समय आ गया है। हाँ, इन दोनों बांधों में हमने देखा कि मुख्य खेल ऊंचाई, गहरी घाटियों और पानी के भारी दबाव का है। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों से उतरकर पूरब की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिक का अगला अक्षर आता है ही, यानी हीराकुंड बांध। एकदम सही। और यहाँ ऊंचाई की बजाय लंबाई का कीर्तिमान स्थापित होता है। हाँ। और वो भी कंक्रीट का नहीं बल्कि मिट्टी का। एक मिनट, क्या ये कल्पना की जा सकती है कि एक शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी के बराबर एक दीवार सिर्फ मिट्टी से बनी हो? हाँ, 25.8 किलोमीटर लंबी। और वो एक उफनती हुई नदी के करोड़ों लीटर पानी को रोक रही है। कंक्रीट या लोहे की नहीं, सिर्फ मिट्टी की दीवार। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है ना? बिल्कुल। रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन पानी के इतने भारी दबाव से ये मिट्टी की दीवार बह क्यों नहीं जाती? ये काम कैसे करता है? यही तो हीराकुंड का असली इंजीनियरिंग चमत्कार है। 1957 में बनकर तैयार हुआ ये बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। महानदी, जो काफी चौड़ी नदी है। हाँ, जब महानदी जैसे विशाल और चौड़े मैदानी इलाके से बहने वाली नदी की बात आती है, तो टिहरी जैसी संकरी और ऊंची कंक्रीट की दीवार काम नहीं आती। क्योंकि मैदानी इलाकों में पानी का फैलाव बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अगर वहां ऊंची दीवार बनाई जाए तो पानी किनारों से बहकर शहरों को डुबो देगा। तो इसका मतलब है कि पानी के इस फैलाव को रोकने के लिए नदी के समानांतर एक बहुत लंबा अवरोध खड़ा करना होगा। लेकिन मिट्टी का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि पानी के भारी दबाव को सहने और उसे एक बड़े क्षेत्र में बांटने के लिए आधार को बहुत चौड़ा और लंबा बनाना पड़ता है। इसे अर्दन डैम कहते हैं। मतलब मिट्टी का बांध? हाँ, मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है और तटबंधों को मिला लें तो ये 25.8 किलोमीटर तक फैला है। तो ये बहता क्यों नहीं है? भारी मशीनों से मिट्टी, कंकड़ और चट्टानों को एक विशेष तरीके से परतों में बिछाकर और भारी रोलर्स से दबाकर हवा के बुलबुले निकाले जाते हैं। अच्छा, तो ये जलरोधी या वाटरप्रूफ बन जाता है? बिल्कुल, ये कंक्रीट से भी ज्यादा लचीला बन जाता है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये कृत्रिम पहाड़ की तरह है जिसे नदी के रास्ते में लिटा दिया गया है। ये जानकारी तो नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। महानदी को कभी उड़ीसा का शोक कहा जाता था, क्योंकि वो विनाशकारी बाढ़ लाती थी। हाँ, और इस बांध ने उस बाढ़ के पानी को रोककर उसे सिंचाई के लिए एक जीवनदायी संसाधन में बदल दिया। तो अगर परीक्षा में खाली नक्शे पर इसे खोजना हो तो क्या तरीका होना चाहिए? नक्शे पर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के उभार को खोजना सबसे आसान है। उस तटीय उभार के ठीक पीछे जहां महानदी का विशाल बेसिन बनता है, वहीं ये स्थित है। मतलब जब भी लंबाई, मिट्टी के बांध या महानदी का जिक्र हो, दिमाग तुरंत पूर्वी तट की ओर जाना चाहिए। एकदम सही। शानदार। हमने उत्तर की 260 मीटर की ऊंचाइयों को नाप लिया और पूरब के लगभग 26 किलोमीटर लंबे फैलाव को भी डिकोड कर लिया। और अब हमारी भा हे टी ना को तू ट्रिक के अंतिम 3 अक्षरों की बारी है। को, ना और तू, यानी कोयना, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। अब हमारा सफर पूर्वी तट से भारत के पश्चिम और दक्षिण की ओर मुड़ता है। और यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में प्रवेश करते ही हम आधुनिक भारत के उन पावर हाउस क्षेत्रों में आ जाते हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की रीढ़ तैयार की। कृषि और उद्योग दोनों मोर्चों पर। तो ट्रिक के को यानी पश्चिम से शुरू करते हैं, महाराष्ट्र का कोयना बांध।
जी, जो कोयना नदी पर 1963 में स्थापित हुआ था, ये लगभग 807 मीटर लंबा है। हमारे नोट्स बताते हैं कि कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा या पश्चिमी घाट का इलेक्ट्रिकल इंजन कहा जाता है। बिल्कुल सही नाम दिया गया इसे। पर मुझे महाराष्ट्र के भूगोल को लेकर हमेशा एक शंका रही है। पश्चिमी घाट तो एक लंबी पहाड़ की श्रृंखला है, तो वहां बिजली पैदा करना उत्तर भारत की नदियों से कैसे अलग है? ये बहुत ही तकनीकी और अच्छा सवाल है। पश्चिमी घाट की भौगोलिक बनावट बिल्कुल अलग है। ये पहाड़ अरब सागर की तरफ एकदम से सीधे गिरता है। मतलब वहां एक स्टीप ड्रॉप है? हाँ, स्टीप ड्रॉप। कोयना प्रोजेक्ट इसी सीधे ढलान का फायदा उठाता है। पानी जब इस अत्यधिक ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है तो उसमें भयंकर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, जो टरबाइनों को बहुत तेजी से घुमाती होगी। एकदम सही। यही कारण है कि ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण पन बिजली परियोजनाओं में से एक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजन महाराष्ट्र जैसे विशाल औद्योगिक राज्य की पीक पावर जरूरतों को पूरा करता है। हाँ, तो जब एमसीक्यू में कोयना का नाम आए तो अरब सागर के समानांतर पश्चिमी घाट की लाइन को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं ना की तरफ, यानी नागार्जुन सागर बांध। ये कृष्णा नदी पर है और 1967 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर है। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा कि ये दुनिया के सबसे बड़े मेसनरी बांधों में से एक है। यहाँ एक बार फिर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। चिनाई वाली तकनीक पर। हाँ, अभी तक हमने कंक्रीट और मिट्टी के बांध देखे। ये मेसनरी तकनीक क्या होती है? क्या ये सिर्फ कंक्रीट का एक ब्लॉक नहीं होता? नहीं, ये कंक्रीट ब्लॉक से बिल्कुल अलग है। मेसनरी का मतलब है चिनाई, जिसे पुराने जमाने में किले बनाए जाते थे। बिल्कुल वैसे ही। बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर और उनके बीच में गारे या मोर्टार का इस्तेमाल करके दीवार खड़ी करना। तो ये काफी मेहनत का काम होता होगा। बहुत ही श्रमगहन और प्राचीन तकनीक है, लेकिन बेहद मजबूत। नागार्जुन सागर को इसी चिनाई तकनीक से बनाया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित ये बांध उस पूरे क्षेत्र की सिंचाई और जल संग्रह का मुख्य केंद्र है। सचमुच अद्भुत है कि इस 60 के दशक में 1.5 किलोमीटर से लंबी पत्थर की दीवार नदी के बीच खड़ी कर दी गई। और अब हमारी ट्रिक का आखिरी अक्षर है तू, यानी तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, जो 1953 में स्थापित हुआ था। 2.4 किलोमीटर लंबा ये बांध दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसका महत्व क्या है विशेष रूप से? इसका महत्व इसकी टाइमलाइन में छिपा है। 1953 हमारे ट्रिक के 6 बांधों में से ये सबसे पहला बनकर तैयार हुआ था, जब भारत एक नए राष्ट्र के रूप में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। हाँ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायचूर दोआब जैसे सूखे क्षेत्रों में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी। अगर हम इन तीनों कोयना, नागार्जुन और तुंगभद्रा को एक साथ रखकर देखें तो नक्शे पर इन्हें सटीकता से पहचानने का एग्जाम लॉजिक क्या होना चाहिए? अक्सर दक्षिण भारत की नदियां एक जैसी लगने लगती हैं, इसलिए राज्य की सीमाओं और पठारी ढलानों को पहचानना कुंजी है। जैसे नागार्जुन सागर के लिए कृष्णा नदी के उस तीखे मोड़ को देखिए जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा मिलती है। बांध ठीक वहीं है। और कोयना के लिए महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी घाट के किनारे, जहां से नदियां अरब सागर के विपरीत पूर्व की ओर बहना शुरू करती हैं। और तुंगभद्रा कर्नाटक के उस मध्य पठारी क्षेत्र में है, जहां से नदी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए कृष्णा में मिलने जाती है। बिल्कुल, नक्शे पर बस यही लोकेशंस दिमाग में रखनी है। अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को एग्जाम बूस्ट और फाइनल रिवीजन में बदलने का। हमने बहुत सारा डेटा देखा है अभी तक। हाँ, नदियां, राज्य और इंजीनियरिंग तकनीकें। तो जब सामने परीक्षा का पेपर हो तो इस बिखरे हुए ज्ञान को एक महासंयोजन में कैसे समेटा जाए? इसके लिए ना एक सुपर रिवीजन टेबल की कल्पना करना सबसे अच्छा रहेगा। चलिए इसे कालक्रम के अनुसार दिमाग में सेट करते हैं। मतलब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से। हाँ, सबसे पुराना तुंगभद्रा 1953 कर्नाटक, उसके बाद हीराकुंड 1957 उड़ीसा जो सबसे लंबा है। फिर 1963 में 2 बड़े पावर हाउस। बिल्कुल, भाखड़ा नांगल उत्तर में और कोयना पश्चिम में। फिर 1967 में नागार्जुन सागर चिनाई वाला बांध और अंत में सबसे नया और सबसे ऊंचा टिहरी 2006। और अगर एग्जाम बूस्ट पॉइंट्स की बात करें तो एलिमिनेशन तकनीक के लिए 3 मुख्य बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वो 3 बातें क्या होंगी? पहला, जब भी प्रश्न सबसे ऊंचे बांध का हो तो उत्तर टिहरी होगा, 260.5 मीटर। दूसरा,
सबसे लंबे बांध का जिक्र हो तो आंख बंद करके हीराकुंड पर जाना है। और तीसरा? सबसे महत्वपूर्ण, सहायक नदियों का ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि अक्सर प्रश्न सीधा गंगा या सतलुज पर नहीं आता, बल्कि भागीरथी या तुंगभद्रा जैसी नदियों पर आता है, जो अंततः बड़ी नदी प्रणालियों का हिस्सा बनती हैं। बिल्कुल। और PYQs हल करते समय ये सारा डेटा इसी मेंटल मैप के जरिए बाहर आना चाहिए। जैसे ही प्रश्न में मिट्टी का बांध दिखे, दिमाग तुरंत ओडिशा और हीराकुंड की ओर जाना चाहिए। और राज्य को हमारी ट्रिक भा, ही, टी, न, को, तू से जोड़िए। इस तार्किक श्रृंखला से किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न का गलत होना लगभग असंभव हो जाता है। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि कैसे भारी भरकम और उबाऊ लगने वाले डेटा को एक शानदार मैप स्ट्रेटजी में बदल दिया गया है। जो एक समय सिर्फ आंकड़ों का पहाड़ लग रहा था, वो अब नक्शे पर एक स्पष्ट तस्वीर बन गया है। क्योंकि ज्ञान का असली महत्व तभी है जब उसके पीछे का क्यों और कैसे समझा जाए। रटने से तथ्य भूल जाते हैं, लेकिन समझने से वो स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल सही। आज की इस चर्चा की सबसे बड़ी जीत यही है कि हमने रटने की बजाय समझने पर जोर दिया है। हाँ, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे रिसर्च पेपर्स के स्टैक में से एक ऐसा विचार सामने आया है जो सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो कौन सा विचार है? हमने देखा कि इन 6 विशाल संरचनाओं ने लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचा, बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की, भारत का आर्थिक भूगोल बदल दिया। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जरा इस पर गौर किया जाए, जब टिहरी जैसी इतनी ऊंची दीवार या हीराकुंड जैसी 25 किलोमीटर लंबी संरचना नदी के बीच खड़ी की जाती है, तो वो केवल इंसान के बनाए राजनीतिक नक्शे को नहीं बदलती। आप प्राकृतिक नक्शे की बात कर रहे हैं? हाँ, वो उस पूरे क्षेत्र के प्राकृतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल देती है। विशाल जलभराव के कारण पुराने जंगल डूब जाते हैं, नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है और स्थानीय जलवायु तक में बदलाव आ जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। किसी भी बांध के निर्माण से आसपास का इकोसिस्टम नाटकीय रूप से प्रभावित होता है। मछलियों के प्रवाह से लेकर गाद के जमा होने तक सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, और पर्यावरण पर इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर परीक्षा की तैयारी करने वाले हर गंभीर विद्यार्थी को जरूर सोचना चाहिए कि क्या आने वाले समय में, जब जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, क्या भविष्य के परीक्षाओं में छात्रों को इन बांधों की लंबाई और ऊंचाई के साथ साथ इन नदियों के बदल चुके इकोसिस्टम का नया नक्शा भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल। क्या विकास की इन परियोजनाओं के कारण हम भविष्य के पर्यावरण भूगोल की नई किताबें अभी ही लिख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में तथ्यों से परे जाकर विषय की गहराई को छूता है। तो इसी विचार के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं। इस मेंटल मैप और डेटा का उपयोग आने वाली परीक्षाओं में पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। और अगर इस चर्चा से भूगोल के इस विषय में थोड़ी भी स्पष्टता आई है, तो इसे उन साथियों तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लाइक करना, साझा करना और चैनल से जुड़े रहना ना भूलें। अगली गहन चर्चा में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ।